जैसे कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको मैं रोज़ मिलने आऊँगा। फ़िलहाल लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास ज़्यादा समय है, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। सो टुडे व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इज दी केमिकल काइनेटिक्स में से रेट लॉ देखने वाले आज हम लोग। रेट लॉ के बाद उसके एग्जांपल्स देखेंगे एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। तो चलो चालू करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस थिंग्स वन बाय वन। So the rate of a reaction at a given temperature depends on the concentration of the reactants. इसके पहले हम लोगों ने और दो से तीन चीज़ें लेक्चर इसका हो चुका है। दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑन केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आपको दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चा लोग? हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। एंड थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंस्टा थिंग। ओके, सो now what we're going to understand is rate law क्या चीज है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर देखते हैं कि रेट लॉ क्या चीज होती है। सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर आपको याद है, हम लोगों ने जब इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने ग्राफ निकाल के डिस्कस किया था। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि क्यों रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, देन प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। Next point is the rate of a chemical reaction is found to be proportional. This is word is very important. The rate of a chemical reaction is found to be proportional to the molar concentrations of the reactants raised to simple powers. ठीक है, देख लेंगे कि क्या चीज़ है कि कुछ तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये बता रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है व्हाट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और रेज टू सम पावर एक्स रहता है। पता नहीं अभी वो एक्स क्या रहेगा, देखेंगे। ओके, सो हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन कि ए प्लस बी बी। यहाँ पे ऑब्वियसली दिस स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स अ कोएफिशिएंट, दिस स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट। अभी इसमें ये क्या, इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी। तो ये वो स्टोइकियोमेट्री का हिसाब है, इज गिविंग यू सम प्रोडक्ट। The dependence of the reaction rate on the concentration of each reactant is given by an equation called the differential rate law. तो ये जो डिपेंडेंस है रिएक्शन रेट का ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जो हमें देता है, उसे डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं, या तो फिर यू कैन से उसे रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ क्या चीज़ है? रेट लॉ एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन का डिपेंडेंसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर सपोज दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, तो उसका डिपेंडेंसी ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बताता है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया। तो जैसे कि मैं आपको बोला है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। अभी बच्चे लोग यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे x मतलब क्या, a क्या, और यहाँ पे y मतलब स्मॉल b क्या। सो द आंसर इज नो, ये x एंड y हैव नथिंग टू डू विद द जो कोइफिशिएंट है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। तो ये कोइफिशिएंट्स नहीं होते, ये कुछ रेस टू पावर है जो थियोरेटिकली हमें नहीं पता चलता, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एंड दैट्स द रीज़न कि थियोरेटिकली यू कैनॉट टेल कि व्हाट इज दिस एक्स रेस टू पावर जो है वो एक्स एंड वाई क्या चीज़ है। इसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चलता है ये एक्स का वैल्यू क्या है एंड वाई का वैल्यू क्या है। और उसे ही कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन with respect to each reactant। तो ये x जो है that will be order of the reaction with respect to A, and this y is order of the reaction with respect to with respect to B, with respect to B। तो ये A और x का लेना देना कुछ नहीं है, वैसे ही ये स्मॉल b का और y का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो स्टोइकियोमेट्री हैव नथिंग टू डू विद द व्हाट, कि रेट लॉ से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे स्टोइकियोमेट्री और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप इवन थियोरेटिकली बता सकते हो, दैट्स एलिमेंटरी रिएक्शन। तो ये एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है, इसमें रेट लॉ कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑब्वियसली इसका एक अलग से वीडियो आएगा, डोंट वरी, तो तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज हेंस रेट इज इक्वल टू -1/a इंटू डी बाई डी टी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था फॉर अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन जो डिफरेंस रहता है विद इन अ टाइम एंड विद इन अ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, हम लोग छोटा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे डी बाई डी टी बन गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इक्वल टू -1/b। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रहता है, दिस इज अ रेट ऑफ कंजम्पशन, इसलिए रिएक्टेंट क्या होता है, एज द रिएक्शन प्रोसीड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। एज द रिएक्शन प्रोसीड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट है एंड यू आर टॉकिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट। तो ये केस में ए के विथ रिस्पेक्ट भी बात कर सकते हो, बी के विथ रिस्पेक्ट भी बात
कर सकते हो, विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज अ स्मॉल के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। ठीक है, तो अभी ये के क्या होता है, इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पे रेट लॉ में उसको कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट और ओनली अ रेट कांस्टेंट। तो इस के को क्या बोलते हैं प्यार से हम लोग, इसका एक नाम है बंदे का, ये बच्चे का नाम क्या है रे भाई, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलने का कल से, के नहीं बोलने का, के बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये चीज क्या है कि ये रेट कांस्टेंट का भी डेफिनेशन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, के को डिफाइन कैसे करोगे। तो अभी मुझे पता चल गया रेट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे को, रेट of a reaction is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। ठीक है, अब यहाँ पे X का वैल्यू क्या रहेगा, Y का वैल्यू क्या रहेगा पता नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि concentration of A is equal to concentration of B which is equal to 1, अगर यूनिटी एज्यूम कर लिया कि दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, तो इन दैट केस रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा 1 रेस टू एनी नंबर। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, x1 रहने दो, 2 रहने दो, कुछ भी रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू 1 2 कुछ भी रहने दो, तो b यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू k, मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा k। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, या तो फिर जैसे हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ये क्या है, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है इसका, तो ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी एज्यूम कर लो, तो रेट के क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया, तो इसलिए रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, 1 मोलर होता है। ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहेगा, जितने रिएक्टेंट रहेगा, कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, 3 4 जो भी रहेंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन शुड बी यूनिटी। दैट टाइम योर के विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कुछ तोफ नहीं है, कुछ दिमाग ज़्यादा दौड़ाना नहीं है, इट्स अ सिंपल स्टफ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसलिए कुछ भी चीज़ है ना सिंपल कंसिडर करके चलो तो थोड़ा इजी बन जाता है याद रखने के लिए। जैसे कि हम लोग रेट लॉ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो रेट लॉ डिफाइंड एज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलता है कि रेट लॉ है क्या। ठीक है, तो क्योंकि x एंड y का वैल्यू विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन आपको पता ही नहीं चल सकता अंटिल एंड अनलेस इट इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन ओनली एंड ओनली। अगर कभी आपको वाइवा में किसी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, गूगली मारा, आपको गूगली डाल दिया कि मेरे को ये रिएक्शन दिया है मैंने तुझे, ये रिएक्शन का मुझे बता कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, या तो फिर x एंड y का वैल्यू क्या है, तो उसको उनको पूछने का, सर मुझे बता भी एलिमेंटरी रिएक्शन है क्या। इफ इट्स अ एलिमेंटरी रिएक्शन देन ओनली यू कैन आंसर विथ रिस्पेक्ट टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्री रहेगा उतना ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, या तो एक्स एंड वैल्यू का वैल्यू रहता है। बट अगर नहीं है वो एलिमेंटरी रिएक्शन, तो उसका तुम लोग सिर्फ रिएक्शन ऑन पेपर देख के रेट लॉ नहीं डिफाइन कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। सो सेम स्टफ, जस्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट्स एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। तो कभी भी दिमाग में छाप दो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हमें रेट लॉ से मिलता है, इट इज अ प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटल डन थिंग, it cannot be predicted only on the basis of the theoretical stuff. So AA plus BB gives you products, and again we are going to see this reaction. So rate is equal to, हमें expression मिल गया था previous slide में कि rate is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। ये बच्चे का नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट का बच्चा है। अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, बट जस्ट वी विल टेक द वेरी कॉमन वंस। तो x इज इक्वल टू 1 अगर रहेगा, y इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो रेट इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू 1 इंटू b रेस टू 1, मतलब कुछ भी मत लिखो। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू a द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो x एंड y आपको क्या बताता है, x विल टेल यू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड y विल टेल यू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो विथ रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, विथ रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो अगर मैंने पूछा टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 2। यहाँ पे इसका मतलब रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने अगर पूछा आपको कि जब हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू से दैट द रेट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, इसका मतलब जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करोगे
तब रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बाय कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, दोनों एक साथ चेंज नहीं करने का, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि जब एग्जांपल्स भी आपको मिलते हैं, जब प्रॉब्लम्स भी आपको देते हैं, तब उसमें किसी एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉमन कांस्टेंट रखा होता है, एंड दे ओनली चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने आपको पूछा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अगर आप बोल रहे हो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी में डबल करेगा, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल डबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मैंने कांस्टेंट रखा है। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, दैट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, दैट मींस अगर मैं रिएक्शन का ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ओके। तो कम होता है ज़्यादा होता है, दैट डिपेंड्स कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर b/1 है, मतलब इसका बिहेवियर सेम रहेगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आप डबल करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल होगा, प्रोवाइडेड कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए यू हैव केप्ट कांस्टेंट। सो दोनों एट अ टाइम चेंज नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और उसके बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कंक्लूजन मारते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इसका बिहेवियर ऐसा है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ए ये डबल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दोनों चेंज करोगे तो कंपैरिजन कैसा होगा यार, ठीक है। सो दोनों वेरिएबल नहीं रख सकते आप, तो ए को चेंज करोगे पहले, ठीक है, और बी को कांस्टेंट रख के बिहेवियर देखोगे कैसा हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कोरिलेशन फिर लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, सेकंड ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, तो वो देखते हैं। बाद में विथ रिस्पेक्ट टू बी जब स्टडी चालू करते हैं तब इसको कांस्टेंट रख देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी केप्ट कांस्टेंट। तो दोनों वेरिएबल रख के आप चल नहीं सकते जब आपको एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करना है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, सो एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, तो ये चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। इसका मतलब क्या, इट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और चेंज नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मायने नहीं रखता कितना है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इन दिस रिएक्शन, क्यों, क्योंकि उसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 0 है इसका, दैट्स द रीजन, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज इफ x इज इक्वल टू नेगेटिव, y इज इक्वल टू 1, सो ये y इज इक्वल टू 1 तो हम लोगों ने सब में कॉमन रखा है, तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर सेइंग दैट x इज अ नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या, अब तक हम लोगों ने देखा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव था तब उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा है हम लोगों ने तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा था। तो व्हेन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इन दैट केस रेट ऑफ द रिएक्शन विल गो डाउन, and that is what it tells you, rate decreases with increase in the concentration of A. So you can have both the behaviors, ऐसा ही नहीं कि concentration of reactant बढ़ेगा तो rate of the reaction बढ़ना ही चाहिए, it can also have a other way around effect as well. Now ये चीज़ें थोड़ा और एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, जब कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अप्लाई करना है, आपको रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी करना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन देखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, कुछ भी रहने दो काइनेटिक्स में, योर रिएक्शन गॉट टू बी अ बैलेंस रिएक्शन। तो वो पहले एक बार देख लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स फॉर बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करना यार आना चाहिए तुमको। सो 2 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन इज 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 2 4, तो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस रिएक्शन। सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, यहाँ पे देखो मेंशन स्पेसिफिकली किया हुआ फॉर दिस रीजन कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड थिंग, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, दैट्स इट। सो इसका मतलब क्या आया कि रेट लो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका, हेंस रेट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज -1/2, 1/2 क्यों, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, एवरेज, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं हम लोग जो हमारा यूजफुल होता है केमिकल काइनेटिक्स में, इनटू d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो इसका बिहेवियर क्या है, इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 दिस ऑर्डर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो दूसरे रिएक्टेंट का कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 रिएक्टेंट, इसका मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ पे बिहेवियर क्या है, अगर H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन में डबल करेगा तो इसका भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं उसको। Moving on to the next example is NO2 in the gaseous state is reacting with the carbon monoxide in the gaseous state, giving you NO in the gaseous state and CO2 in the gaseous state. Now, in this reaction, obviously is a balance reaction. एक बार आप verify करके देख लो, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।
Okay, so experimentally it is found that, again the word is very important, experimentally. Theoretical में कुछ भी नहीं बोल रहा है, this is experimental or the practically proven thing, and that's why we are taking these values. Okay, so experimentally it is found that rate of the reaction is proportional to the concentration of NO2 raised to 2. मतलब with respect to concentration of NO2 this is a second order reaction. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मोल है बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 2 है. तो इसलिए मैं जैसे मैंने बोला A एंड X का कुछ भी लेना देना नहीं होता, वैसे Y एंड B का कुछ भी लेना देना नहीं होता. ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. मतलब CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी तुम लोग जिंदगी में फाड़ ले लो, 1 मोल ले लो, 100 मोल्स ले लो, 1000 मोल्स ले लो, दुनिया भर का जितना कचरा करना है उतना कचरा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. प्रैक्टिकली प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. सो इसका रेट लॉ हम लोग कैसे लिखेंगे? सो हेंस रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2. अभी ये भी लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, आप रिएक्टेंट अगर लिखना है और एक, तो ये भी लिख सकते हो माइनस डी बाई डी टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट. ओके, तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट इतना याद रखना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कुछ भी फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ द रिएक्शन पे. ठीक है, सो इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेस्ट टू 2. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू NO2 दिस रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. और CO का कुछ इफेक्ट है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू CO दिस इज इंडिपेंडेंट. तो CO डालना ही नहीं यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बना? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब क्या? अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करेगा, डबल करेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कितने से बढ़ेगा? 4 टाइम्स से बढ़ेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इट टेल्स यू. ठीक है, और ये आपको चीज़ें एग्जाम में हेल्प करेंगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद करेगी. एंड एप्लीकेशंस में अभी कुछ देखते हैं. सो बहुत सिंपल चीज़ है. द रेट लॉ कैन बी यूज टू एस्टिमेट द रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे कि हम लोगों ने देखा है, रेट इज इक्वल टू, डायरेक्टली अपने पास एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y. तो ऑब्वियसली दिस हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर एनी गिवन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. सो इसका जो भी कंपोजिशन रहेगा बेस्ड ऑन दैट. Next point, it can be used to estimate the concentration of the reactants and product at any time during the course of reaction. This is very important. जैसे कि हम लोग रेट क्या लिखते हैं, सपोज अगर वही वाला रिएक्शन कंसिडर करेंगे, AA प्लस BB, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग. ठीक है, BB gives you some product. तो यहाँ पे हम लोग रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू क्या होता है अपना, -1/A इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या आता है? के रेट लॉ इंटू के A इंटू के इज इंटू A रेज टू X इंटू B रेज टू Y. ठीक है, तो अगर आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी स्पेसिफिक टाइम डिटरमाइन कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट टेल्स यू. ठीक है, और A का वैल्यू भी आपके पास रहेगा बिकॉज इट्स अ बैलेंस रिएक्शन में जो A का कोएफिशिएंट रहेगा, दो रिएक्शन का कोएफिशिएंट रहेगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ स्मॉल a. तो वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसके यूज से. द रेट लॉ इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मैंने एवरेज रेट के टाइम पे आपको बोला था, SN1 एंड SN2 रिएक्शन में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स आते हैं. उसके बाद फिर हमें डिसीजन लेना होता है कि आइदर इट विल गो बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड. एंड वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूज करके फाइनलाइज किया था कि कौन से ये 2-3 मेथड में से कौन सी एक मेथड इज एक्चुअली फुल प्रूफ मेथड और इज द ओनली करेक्ट मेथड कि जैसे मैकेनिज्म होगा. तो इसलिए बहुत सारी जगह पे जब हमें कंफ्यूजन होता है कि ये बिहेवियर कैसे रहेगा, या तो फिर क्योंकि मैकेनिज्म में अल्टरनेट पाथवे बहुत हो सकते हैं, 1-2 कोई कुछ भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे फाइनलाइज करने में अपने को केमिकल काइनेटिक्स एंड प्रिसाइजली रेट लॉ हेल्प्स यू अ लॉट. So that's a very important thing that you got to understand. Okay, moving on to the last part, the platforms where we are present. So www.facebook.com/kemshastra. ये जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज ओपन ग्रुप. यहाँ पे आप क्वेश्चंस आपके डाल सकते हो. अगर मेरे पास टाइम रहेगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. अगर किसी और स्टूडेंट के पास इसका आंसर रहेगा, एंड ऑब्वियसली इफ इट्स द राइट आंसर, तो ये आप आंसर यहाँ पे रेफर करके देख सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा. तो एट द एंड आंसर मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं. Next one is obviously we are present on the YouTube, www.youtube.com/kemshastra. You can subscribe to our channel. जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा मतलब कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए. और ऑब्वियसली खुद से पढ़ने से अच्छा है कि कोई पढ़ा के आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो ज़्यादा मज़ा आती है. सेल्फ स्टडी में बोल नहीं रहा हूँ, सेल्फ स्टडी तो करनी है भाई, सेल्फ स्टडी के लिए ऑप्शन नहीं है. ठीक है, कभी कभी बोर हो जाते हैं पढ़ के, तो उस टाइम पे वीडियोस काम आएगा आपको, क्योंकि सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या चल रहा है. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग वेर यू आर गेटिंग एंगेज्ड. ठीक है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे www.instagram.com/kemshastra. दिस इज द प्लेटफॉर्म वी आर प्रेजेंट. यहाँ पे हम लोग आपके लिए डालते हैं कोट्स. आई गिव यू अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो ये आप देख सकते हो हमारे चैनल पे. प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट डेडिकेटेड टू यू, www.kemshastra.com. सो जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जा सकते हैं. यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ नोट्स है वो आपको मिलेंगे, कुछ ब्लॉग्स लिखे मैंने, कुछ जनरल टॉपिक्स के ऊपर है, कुछ स्टूडेंट्स को लेके. एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे कि मैंने आपको बोला है, वो कोट्स जो मैं कभी कभी कुछ भी दिमाग में आता है वो लिखता हूँ, वो इमेज फॉर्मेट में है, जो आप डाउनलोड करके फ्रेंड्स के साथ
शेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, दिस इज टाइम ऑफ अ लॉकडाउन, यूटिलाइज इट प्रॉपरली। ठीक है, आपके पास टाइम है, अभी यूटिलाइज करो। सब चालू होने के बाद, जब ये लॉकडाउन फिनिश होगा, सब चालू होने के बाद क्लासेस विल गो इन अ फुल स्विंग, और फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। योर कॉलेज विल हैव मेनी थिंग्स टू डू। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ अगर पेपर बचा है किसी कॉलेज का तो वो भी हो सकता है, पता नहीं अपने को। ठीक है, सो वॉट एवर इट मे बी, अभी टाइम है आपके पास, तो अच्छे से पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, ठीक है, आपके पास पढ़ाई के अलावा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अगर बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं क्रिएटिव है, मैं कुछ और करेगा, मैं हीरो बनेगा, मैं हीरोइन बनेगी, जो भी रहने दो। ठीक है, वॉट एवर इट मे बी, आपका एम्बिशन रहेगा, और मैं बोलता हूँ आपको कुछ भी रहने दो, वॉट एवर इट मे बी, इट कैन बी क्रिएटिव साइड। और कुछ कुछ लोग तो आजकल मतलब क्या वो डायलॉग ही मिल गया ना कि क्या, बिल गेट्स का एक कोट था कि क्या, व्हाट इट वाज, मैं आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड द पीपल हु हैव डन दी देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ग्रेट इंस्टीट्यूट्स दे आर वर्किंग अंडर मी। तो बहुत सारे बच्चा लोग ऐसे डायलॉग मारने में बिलीव करते, बट भाई वो कहाँ का ड्रॉप आउट था वो भी देख लो। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट, पहले उनका नाम देख लेना, वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट है। ठीक है, तुम्हारा कहीं गली में कॉलेज पढ़ा है, उस कॉलेज का ड्रॉप आउट नहीं थे वो। ठीक है, सो कौन किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर मत करना, बी अ लॉजिकल, बी अ प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत। ठीक है, आई आई विश ऑल द बेस्ट कि आप अगर ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हो और अगर उसमें आप सक्सेस चाहते हो तो आपको मिले वो। लेकिन अभी यार इस नैया यहाँ पे आपकी बोट है। ठीक है, ये नैया में तैर रहे हो, तो थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो ना, क्या करने से क्या बिगड़ने वाला नहीं है, नॉलेज कभी ना कभी काम ही आता है। तो अभी बैठ तो लिया है तो चप्पू चलाओ और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।